News 18 India। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों का बंटवारा होने के बाद दिल्ली और गुजरात में आम आदमी पार्टी से समझौते की भी खबर आई। तो सूत्रों ने बंगाल में भी कांग्रेस और टीएमसी के बीच नए सिरे से चर्चा होने की खबर दी। हरियाणा और पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर एक युवा प्रदर्शनकारी की मौत के बाद किसान संगठनों ने काला दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीली चट्टान खिसकने के बाद कई पर्यटक फंस गए, जिनमें एक की मौत हो गई जबकि बाकी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। और जम्मू कश्मीर में बिजली परियोजना से जुड़े घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जुड़े 30 ठिकानों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में बर्फ की चट्टान खिसकने से हाहाकार मच गया। चट्टान टूटने की वजह से भयानक बवंडर उठा और उसकी चपेट में आने से एक विदेशी पर्यटक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हो रही है। 2 दिन पहले ही मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की चट्टान खिसकने का अलर्ट जारी किया था। और मौसम विभाग की यह भविष्यवाणी तब सच साबित हो गई जब गुलमर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से वहां बर्फ की एक बड़ी चट्टान खिसक गई। पहाड़ की चोटियों से नीचे की तरफ बर्फ का ऐसा बवंडर उठा कि उसे देखने के बाद लोगों की सांसें थम गईं। बताया गया कि गुलमर्ग इलाके में यह घटना तब हुई जब कुछ विदेशी पर्यटक बर्फबारी के बीच स्कीइंग के लिए वहां पहुंचे। तभी पहाड़ों की ढलान से आई बेहिसाब बर्फ में कई पर्यटक फंस गए। वहां से आए एक वीडियो में कई लोग बर्फीली हवाओं और बर्फ के सैलाब के बीच फंसे नजर आए। कुछ पर्यटक बर्फ पर चलने वाली गाड़ियों से वहां से भागते दिखाई दिए। इस दौरान कुछ लोगों की गाड़ियां वहीं फंस गईं, इसलिए जान बचाने के लिए उन लोगों ने पैदल ही बर्फ पर दौड़ लगा दी। हम अभी भी डेंजर जोन में हैं, जहां पे एवलांच आया था उसी रीजन में हैं और एक स्कीयर की मौत हुई है और कुछ स्कीयर्स को जिंदा बचाया गया। बताया गया कि गुलमर्ग के जिस हिस्से में बर्फ की चट्टान खिसकने की यह घटना हुई वो इलाका डेंजर जोन में आता है। मतलब वहां अक्सर पहाड़ों से बर्फ की चट्टानें टूटने की आशंका बनी रहती है। उसी खतरनाक हिस्से में 8 विदेशी पर्यटकों का एक ग्रुप स्कीइंग करने चला गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि स्कीइंग के दौरान उनका सामना मौत से हो जाएगा। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि पहाड़ों की ढलान पर स्कीइंग के दौरान वहां अचानक बर्फ की एक बड़ी चट्टान टूट गई। इसके बाद विदेशी पर्यटकों के उस ग्रुप में कोहराम मच गया, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी तरह पता थी कि बर्फ में फंसने का मतलब सीधे मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा। इसीलिए बर्फ का बवंडर उठने के बाद विदेशी पर्यटकों ने जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर दिया। कोई बर्फ पर दौड़ता दिखाई दिया तो कोई बर्फ पर चलने वाली गाड़ियों से वहां से निकलने की कोशिश करता नजर आया। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब 8 विदेशी पर्यटकों में कुछ बर्फ में ही दब गए। कुल ये 8 लोगों का ग्रुप था और वो स्की करने गए थे और अचानक से ये बिल्कुल डेंजर जोन है, आप देख सकते हैं। इसी डेंजर जोन में जो है वो एवलांच आ गया। इस घटना का पता चलते ही वहां प्रशासन ने फौरन रेस्क्यू टीम रवाना कर दी। इसके बाद बर्फ में फंसे पर्यटकों को निकालने का काम शुरू किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसमें से 2 जो है वो इंजर्ड थे और वाले की डेड बॉडी निकली। नहीं, मतलब एक की डेथ हुई है और कितने इंजर्ड हैं? 2 इंजर्ड है। ये 8 का ग्रुप था। कोई मिसिंग तो नहीं है? लोग जान जोखिम में डालकर न्यूज 18 की टीम भी उस जगह पर पहुंची जहां बर्फ की चट्टान टूटी थी। लेकिन भारी बर्फबारी और बर्फ का सैलाब आने की वजह से वहां के हालात बेहद खतरनाक दिखाई दिए। लेकिन इसके बाद भी न्यूज 18 की टीम जान की परवाह न करते हुए उस जगह पहुंच गई जहां विदेशी पर्यटक फंसे रहे। फौरन रेस्क्यू टीम ने बर्फ में फंसे पर्यटकों को वहां से बाहर निकाला। बाद में 2 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि बर्फ में दबने की वजह से उन दोनों विदेशी पर्यटकों की हालत बेहद गंभीर बताई गई। इसी वजह से फौरन वहां हेलीकॉप्टर लाया गया और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां से आए एक वीडियो में घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए वहां एक हेलीकॉप्टर उतरता दिखाई दिया। पास में ही वहां लोगों की भीड़ दिखाई दी। डेड बॉडी जो है हेलीकॉप्टर में लाई गई और उसको चॉपर में लाई गई और 2 जख्मी हैं, उनको भी रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां के प्रशासन के मुताबिक गुलमर्ग में दोपहर करीब 2 बजे पहाड़ों पर बर्फ की चट्टान टूटी और उसकी वजह से वहां के हालात बिगड़ गए। बर्फ में विदेशी पर्यटकों के फंसने का पता चलने के बाद फौरन वहां के लिए रेस्क्यू टीम भेज दी गई। बर्फ पर चलने वाली और बर्फ काटने वाली मशीनें भी वहां भेजी गईं और उन्हीं की मदद से बर्फ के नीचे दबे पर्यटकों को वक्त रहते निकाल लिया गया। लेकिन बर्फ में दबने की वजह से कुछ पर्यटकों की हालत बेहद खराब हो गई। इसी वजह से उन्हें फौरन हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेजा गया। और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों के मुताबिक विदेशी पर्यटकों का ये ग्रुप वहां रहने वाले लोगों को साथ लिए बिना पहाड़ों की ढलान पर स्कीइंग के लिए चला गया था।
जबकि लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए वहां पहले ही बर्फीली चट्टान खिसकने की आशंका जताई गई थी। लेकिन इसके बाद भी विदेशी पर्यटक गुलमर्ग के उस हिस्से में स्कीइंग के लिए पहुंच गए जहां सबसे ज्यादा खतरा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों के मुताबिक उन विदेशी पर्यटकों ने इसकी जानकारी वहां रहने वाले लोगों को नहीं दी और न ही वो उन्हें साथ लेकर गए। इसीलिए जब पहाड़ों से बर्फ का सैलाब नीचे उतरा तो वो संभल नहीं पाए और उसमें दब गए। हालांकि उन्हें बचाने के लिए फौरन रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई, लेकिन बर्फ में दबे पर्यटकों को ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं था। बहुत मुश्किल होता है ऑपरेशन अंजाम देना, जान की कोई गारंटी नहीं होती थी, क्योंकि जब हम वहां पे पहुंचे तो बहुत ज्यादा हवाएं चलती थी, इर्द गिर्द कुछ नहीं दिख रहा था। बर्फ की चट्टान तब खिसकती है जब हजारों टन बर्फ पहाड़ों की ढलान से नीचे की तरफ बहने लगती है। असल में पहाड़ों पर बर्फ परत के रूप में जमा होती है। ऐसे में दबाव पड़ने या फिर हिलने डुलने की वजह से ऊपर की परतें तेजी से नीचे की तरफ लुढ़कने लगती हैं और इसी वजह से वहां बर्फ का सैलाब बहने लगता है। उधर आदिवासी समुदाय की महिलाओं के आरोपों की जांच के लिए एसटी कमीशन की टीम ने बंगाल के संदेश खाली का दौरा किया, क्योंकि एक और महिला ने शाहजहां शेख और उसके करीबियों पर गैंग रेप का आरोप लगाया। संदेश खाली की 2 आदिवासी महिलाएं शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर यह गंभीर आरोप लगा चुकी हैं और इसीलिए बंगाल में बीजेपी ने प्रदर्शन तेज कर दिए। बीजेपी के SC/ST मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में मशाल जुलूस निकाला और शाहजहां शेख का पुतला जलाया। बीजेपी का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि संदेश खाली की एक और महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया। आदिवासी समुदाय की महिलाओं के शाहजहां शेख पर लगाए गए इन्हीं आरोपों से बंगाल सुलग उठा। बीजेपी के मशाल जुलूस में भी लोगों का गुस्सा दिखा। पुलिस प्रशासन जवाब। सुबह सुबह ST कमीशन की टीम भी संदेश खाली रवाना हो गई। ये टीम गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला से मिलने संदेश खाली गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संदेश खाली के मामले का संज्ञान लिया और मामले पर चिंता जताते हुए पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और DGP से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। इससे पहले बंगाल के संदेश खाली में आधी रात को हलचल बढ़ गई। खबर आई कि वहां बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई। ये खबर ऐसे समय आई जब बंगाल के DGP राजीव कुमार ने संदेश खाली का दौरा किया। वो एक दिन पहले संदेश खाली पहुंचे थे और रात भर वो संदेश खाली में ही रुके। शाम को वो नाव से कहीं जाते दिखे, लेकिन वो रात में ही लौट आए, क्योंकि सुबह सुबह बंगाल के DGP राजीव कुमार मॉर्निंग वॉक पर गए। इसकी तस्वीरें भी आईं। राजीव कुमार एक दिन पहले संदेश खाली गए थे और इसी बीच खबर सामने आई कि रातों रात संदेश खाली में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। इसके बाद संदेश खाली में हलचल बढ़ गई, क्योंकि एक तरफ वहां DGP ने दौरा किया और दूसरी तरफ वहां बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की खबर आ गई और अटकलें लगी कि संदेश खाली में कुछ बड़ा होने वाला है। इन अटकलों की वजह TMC नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर प्रशासन की कार्रवाई को माना गया, क्योंकि प्रशासन ने संदेश खाली में शाहजहां शेख के नाम पर बने मैदान से उनका नाम ही हटा दिया और मैदान के बाहर जहां उसका नाम लिखा गया था उस पर सफेद रंग पुतवा दिया। बाद में मैदान की जमीन उसके असली मालिकों को वापस कर दी गई, क्योंकि आरोप लगा कि ये मैदान शाहजहां शेख ने लोगों की जमीन हड़प कर बनाया था और यहाँ फुटबॉल मैच खेला जाता था। यही नहीं, आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों ने शाहजहां शेख के एक और साथी सिराजुद्दीन के मछली फार्म में आग लगा दी। इस सारी हलचल के बीच संदेश खाली पहुंचे DGP राजीव कुमार ने आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। इस बीच संदेश खाली की एक और महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया। संदेश खाली की 2 महिलाएं शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर गैंगरेप का आरोप लगा चुकी हैं और इसीलिए संदेश खाली पर बंगाल सुलग उठा। संदेश खाली के लोगों से मिलने के लिए बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी पहुंचे। उन्होंने इससे पहले भी संदेश खाली जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस से खींचतान में घायल हो गए थे और ठीक होने के बाद वो एक बार फिर संदेश खाली जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन इस बार भी पुलिस ने उन्हें रोका। थोड़ी बहस भी हुई। इसके बाद पुलिस ने सुकांत मजूमदार को अकेले संदेश खाली जाने की इजाजत दी और वो नाव पर सवार होकर संदेश खाली पहुंचे। उन्होंने वहां लोगों से मुलाकात की। इसके बाद वो संदेश खाली में पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठ गए। ये धरना उन्होंने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए दिया। संदेश खाली जाने की कोशिश में ही सुकांत मजूमदार को चोट लगी थी। पुलिस से धक्का मुक्की में वो गिर गए थे और बेहोश हो गए थे। उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में भी खूब हंगामा हुआ था, क्योंकि सुकांत मजूमदार ने वहां थाने का घेराव करने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया था। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान में घुसे तेंदुए ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस और वन विभाग की टीम ने कई घंटों की मेहनत के बाद उसे पकड़ लिया, लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं गया तब तक पूरे इलाके में दहशत मची रही, क्योंकि वो तेंदुआ जाल में आने के बाद भी बेहद खतरनाक तरीके से पुलिस वालों पर झपटने की कोशिश करता रहा।
वहां से आई एक तस्वीर में एक मकान के अंदर तेंदुआ जाल में फंसा दिखाई दिया। इस दौरान वहां कुछ पुलिस वाले भी नजर आए, लेकिन जैसे ही वो पुलिस वाले जाल में फंसे उस तेंदुए के पास पहुंचे, वो उन पर झपटने की कोशिश करता दिखा। इसके बाद पुलिस वाले बुरी तरह डर गए और खौफ की वजह से वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि वन विभाग के कर्मचारियों ने उस तेंदुए को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस वाले भी वन विभाग के कर्मचारियों की मदद में जुट गए। एक पुलिस वाला तो तेंदुए को डराने के लिए वहीं पर लाठी पटकता भी दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद भी तेंदुए ने हमला कर एक अधिकारी को घायल कर दिया। पैर में उसने मेरे भी दांत मार दिया, काफी मजबूत था तो पैर में जूते में क्रॉस हो गया। बाद में किसी तरह बेहोशी का इंजेक्शन देकर तेंदुए को शांत किया गया, लेकिन जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं गया तब तक वहां अफरा तफरी मची रही। दहशत की वजह से वहां के लोग घरों की छतों और दीवारों पर बैठे नजर आए। इस बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस से बचने के लिए एक आदमी ने ऐसा स्टंट दिखाया कि लोग भौचक्के रह गए। उसने पुलिस से बचने के लिए रिवर्स गियर में करीब 2 किलोमीटर तक कार दौड़ा दी। पुलिस के मुताबिक कार सवार शराब के नशे में था और खतरनाक तरीके से सड़क पर गाड़ी चला रहा था। और जब पुलिस की एक टीम ने एलिवेटेड रोड पर उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपनी कार को रिवर्स गियर में दौड़ाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इस घटना के वायरल वीडियो में एलिवेटेड रोड पर गाड़ियों की आवाजाही के बीच वो कार रिवर्स गियर में तेजी से दौड़ती दिखाई दी। उस कार के सामने पुलिस की गाड़ी भी उतनी ही रफ्तार में उसका पीछा करती थी। वीडियो देखकर ऐसा लगा जैसे वहां किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। किसी ने जब उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो उसने रिवर्स गियर में गाड़ी भगाना स्टार्ट कर दिया। इस गियर में दौड़ रही उस कार को पुलिस की गाड़ी ने एक बार टक्कर भी मारी, जिसके बाद कार सवार ने रफ्तार और बढ़ा दी। वो रिवर्स गियर में ही तेजी से एलिवेटेड रोड पर भागता रहा। इस दौरान उसकी कार उस सड़क से गुजर रही दूसरी गाड़ियों से भी टकराने से बाल बाल बची। हूटर बजाती पुलिस की गाड़ी ने करीब 2 किलोमीटर तक उस कार का पीछा किया, लेकिन वो कार सवार पुलिस की टीम को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। उधर कांग्रेस ने महिलाओं की गुमशुदगी के मुद्दे पर ओडिशा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भुवनेश्वर में कांग्रेस नेता अलका लांबा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा। इनमें महिलाओं की अच्छी खासी संख्या थी और ये सभी लोग भुवनेश्वर में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इन्हें रोका, हंगामा शुरू हो गया। भुवनेश्वर में सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या अच्छी खासी थी और ये सभी आगे बढ़ने के लिए पुलिस से जूझती नजर आई। कुछ तो जमीन पर बैठ गई। इन्हें उठाने के लिए पुलिस ने खूब मेहनत की, लेकिन हंगामा नहीं रुका, क्योंकि अलका लांबा की अगुवाई में प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बैरिकेड गिराने की कोशिश की, पुतला भी जलाया। भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार के खिलाफ यह हंगामा महिलाओं की गुमशुदगी के मुद्दे पर हुआ। झूठा मिशन शक्ति के नाम पर जो झूठ बोला उसकी पोल खोल रही है ना ये बहनें, ये दिल्ली से नहीं लाई। कांग्रेस के मुताबिक पिछले 2 साल में देश में करीब 10 लाख लड़कियां लापता हुई। इनमें ओडिशा की लड़कियों की संख्या ज्यादा है और इसीलिए कांग्रेस ने ओडिशा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ खिसकने से हाईवे बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हालात और बिगड़ गए। पिछले 4 दिन से वहां पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने 80 किलो गांजा बरामद करने का दावा किया। इस सिलसिले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। बताया गया कि वो तीनों अलग अलग मोटरसाइकिल से कंबलों में गांजे को छिपाकर ले जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में महाराष्ट्र के ठाणे से पहुंची एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया गया कि वो महिला मथुरा में अपने एक दोस्त के यहाँ आकर रुकी थी। इस बीच गुजरात के सूरत में 2 गुटों के बीच हुई जबरदस्त मारपीट के वीडियो ने सबको हैरत में डाल दिया। आरोप है कि उनके बीच अवैध शराब की बिक्री को लेकर विवाद हुआ। गुजरात में शराब बेचने पर बैन है और इल्जाम है कि उन लोगों के बीच गैर कानूनी तरीके से शराब बेचने को लेकर ही झड़प हुई और वो देखते ही देखते ऐसी भीषण लड़ाई में बदल गई कि देखने वालों की सांसें थम गईं, क्योंकि इस लड़ाई के दौरान दोनों तरफ से इतने डंडे चले कि गिनना मुश्किल हो गया। वहां से आए वीडियो में कई लोग एक मकान की तरफ बढ़ते नजर आए। इसके बाद उन्होंने उस मकान से एक आदमी को निकाला और उस पर डंडे बरसा दिए। इस दौरान जो भी सामने आया वो उनका शिकार बन गया। न आदमी बख्शे गए न महिलाएं। वहां सब एक दूसरे पर लात घूंसे चलाते दिखाई दिए। इस बीच कुछ महिलाओं ने पास पड़ी ईंटें उठाईं और दूसरी तरफ के लोगों पर टूट पड़ी। इसके जवाब में दूसरी तरफ से भी पत्थर चले। आरोप लगाया गया कि सड़क पर मरने मारने पर उतारू दोनों ही तरफ के लोग शराब की तस्करी में शामिल थे। गुजरात में शराब बेचने पर पाबंदी है और माना जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से शराब बेचने को लेकर ही उन दोनों गुटों में झड़प हुई। इस मारपीट में दोनों तरफ के 4 लोगों को गंभीर चोटें आई। हालांकि पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
उधर मुंबई के पास ठाणे में बच्चों से छेड़छाड़ के मामले पर बवाल हो गया। आरोप लगा कि बच्चों से स्कूल की पिकनिक के दौरान छेड़छाड़ हुई। वहां के एक नामी स्कूल ने 2 दिन पहले बच्चों को पिकनिक पर भेजा था। पिकनिक के लिए स्कूल प्रबंधन ने एक बाहरी एजेंसी को काम दिया था और उसी ने बस भेजी थी। पिकनिक पर गए कुछ बच्चों ने बस के कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और इस बात पर बच्चों के माता पिता भड़क गए। उन्होंने ठाणे के उस नामी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और खूब हंगामा किया, क्योंकि स्कूल की पिकनिक पर गए 1-2 नहीं बल्कि 8 बच्चों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया और ये बात पता चलते ही बच्चों के माता पिता का पारा चढ़ गया। बच्चों के माता पिता थाने पहुंच गए और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये सारा हंगामा उस समय हुआ जब पुलिस आरोपी बस कर्मचारी को पकड़कर थाने लाई। इस कर्मचारी को देखकर तो लोग और भड़क गए। इन लोगों ने मांग की कि पिकनिक पर बच्चों के साथ गए स्कूल के अध्यापकों पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि बच्चों के माता पिता के मुताबिक ये घटना अध्यापकों की लापरवाही की वजह से हुई। उन्होंने स्कूल प्रबंधन, पिकनिक पर गए अध्यापकों और प्रिंसिपल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई और उनके इस्तीफे की मांग करते हुए स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। स्कूल के बाहर जुटे लोगों को अंदर जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। केवल कुछ लोगों को ही अंदर जाने दिया गया। बच्चों से छेड़छाड़ के मामले पर स्कूल के बाहर लगातार दूसरे दिन भीड़ इकट्ठा हुई। बच्चों के माता पिता को स्कूल प्रबंधन से भी मिलवाया गया, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल प्रबंधन की ओर से सारा ठीकरा पिकनिक की जिम्मेदारी लेने वाली थर्ड पार्टी पर फोड़ दिया गया। इससे लोग और भड़क गए। स्कूल की पिकनिक पर बच्चों से छेड़छाड़ के मामले ने ठाणे में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि बच्चों के माता पिता ने स्कूल पर भरोसा करके उन्हें पिकनिक पर भेजा था। लेकिन जिन बच्चों को गुड टच बैड टच की जानकारी थी, उन्होंने अपने माता पिता को ऐसी बात बताई कि वो आग बबूला हो गए, क्योंकि बच्चों ने स्कूल की पिकनिक पर बस के कर्मचारी पर उनसे छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया। उधर दक्षिण अमेरिका में अमेज़न के जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिलने की खबर आई। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील के अमेज़न के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिलने का दावा किया गया। खबर है कि वहां के जंगलों में एक बेहद दुर्लभ प्रजाति का हरा एनाकोंडा मिला। इस एनाकोंडा की लंबाई करीब 26 फीट और वजन 500 किलो बताया गया। सुप्रीम कोर्ट परिसर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके जरिए लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयां मिलेंगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 7वीं बार समन्स भेजे। जांच एजेंसी ने उन्हें सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। अरविंद केजरीवाल इस मामले में एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इधर राजस्थान के नागौर में एक गाड़ी चला रहे आदमी को अचानक दिल का दौरा पड़ने से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वहां विश्वकर्मा जयंती के दौरान शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों के ठीक पीछे चल रहा था। तभी उसे हार्ट अटैक आ गया और अचानक उस गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई और वो खौफनाक तरीके से भीड़ को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। इसके बाद तो वहां जैसे ही भगदड़ मच गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां से गुजरते नजर आए और उन लोगों के पीछे वो गाड़ी बिल्कुल धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती दिखी। इस बीच वो कुछ देर तक इसी गति में चलती रही और वो लोग भी बेफिक्र होकर गाड़ी के सामने आराम से चलते दिखाई दिए, लेकिन एकदम से वो गाड़ी बेकाबू हो गई। ऐसा लगा मानो उस गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, क्योंकि वो सड़क पर दौड़ पड़ी और उसने अपने सामने पैदल चल रहे कई लोगों को एक साथ कुचल डाला। वहां एक झटके में कई लोग उस गाड़ी के नीचे आ गए और ये हादसा देखकर सड़क के किनारे चल रहे बाकी लोगों की सांसें थम गई। बताया गया कि उस वक्त गाड़ी चलाने वाले उस आदमी को दिल का दौरा पड़ गया, इसलिए वो गाड़ी को काबू में नहीं कर पाया और नागौर की सड़क पर चीख पुकार मच गई। अचानक हुए इस भीषण हादसे के बाद वहां मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उस गाड़ी ने एक नहीं बल्कि कई लोगों को रौंद दिया और दर्दनाक हादसे के बाद कई लोग सड़क से उठ ही नहीं पाए, जबकि एक आदमी तो बेहोशी की हालत में दिखाई दिया, जिसे दूसरे लोग सड़क से उठाते नजर आए। बताया गया कि 12 से ज्यादा लोगों को उस गाड़ी ने टक्कर मारी और उनमें 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद आनन फानन में उन घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान अस्पताल के बाहर जबरदस्त भीड़ जमा हो गई और जोरदार हंगामा करती दिखी। वहीं अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, जो लोगों को कुछ समझाते नजर आए, लेकिन वहां लोग काफी देर तक शोर शराबा करते रहे, क्योंकि उस गाड़ी को चलाने वाले आदमी को भी उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां खड़ी उस गाड़ी के आगे ही गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। उधर उत्तर प्रदेश के बाद विपक्षी गठबंधन के बीच दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में भी सीट शेयरिंग पर बात बन सकती है। सूत्रों ने खबर दी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया। यानी अखिलेश यादव के साथ बात बनने के अगले ही दिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी बात बनती नजर आई।
क्योंकि सूत्रों ने खबर दी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। इसके तहत दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। इससे पहले ही सीट शेयरिंग पर केजरीवाल का नर्म रुख दिख गया था। देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होगा। लेकिन सूत्रों ने खबर दी कि विपक्षी गठबंधन में दिल्ली के अलावा हरियाणा और गुजरात में भी सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई और गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये दोनों सीटें भरूच और भावनगर हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी हरियाणा में 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस चंडीगढ़ से चुनाव लड़ सकती है। इस बीच 22 मार्च को आईपीएल का पहला मैच चेन्नई में खेला जाएगा। 22 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का आगाज होगा। इस सीजन का पहला मैच चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस साल आईपीएल 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 21 मैच खेले जाएंगे। चोट की वजह से गेंदबाज मोहम्मद शमी इस बार आईपीएल का एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने पिछले साल आईपीएल में सबसे ज्यादा 28 विकेट लिए थे। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई बार तारीफ की। वो गोरखपुर में इनकम टैक्स विभाग के नए भवन के लोकार्पण समारोह में पहुंची थी। हर जिला में कम से कम एक बार, कई बार 2 बार भी जाते हैं एक जिला में, विद इन 1 ईयर। उधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वादे पूरे न करने का आरोप लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य की जगन सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ चलो सचिवालय रैली निकाली और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करने के लिए सड़क पर उतरा। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी को हिरासत में ले लिया। वाईएस शर्मिला रेड्डी को पुलिस वैन में बिठा दिया गया। हालांकि इस दौरान वो पुलिस वैन की गाड़ी के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते दिखी। पुलिस ने उनके साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वाईएस शर्मिला रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन है। हिरासत में लिए जाने और घर में नजरबंद किए जाने के डर से एक रोज पहले उन्होंने विजयवाड़ा में कांग्रेस दफ्तर में ही रात गुजारी थी। पार्टी दफ्तर में फर्श पर लेटे हुए उनका एक वीडियो भी सामने आया था। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर आरोप लगाया कि राज्य में युवाओं और छात्रों को नौकरी देने में वो नाकाम साबित हुए। इधर दिल्ली कूच से पहले हरियाणा में किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया। प्रदर्शन के दौरान एक रोज पहले हुई एक किसान की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसलिए किसानों ने यमुनानगर और करनाल समेत कई इलाकों को पूरी तरह जाम कर दिया। क्योंकि हरियाणा और पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे एक किसान की मौत से लोग भड़क गए। एक रोज पहले हुई उस किसान की मौत के बाद दूसरे किसानों ने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। इसलिए बड़ी संख्या में किसानों ने हरियाणा की कई जगहों को जाम कर दिया। यमुनानगर में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। इसकी वजह से कई ट्रेनों का वहां से गुजरना काफी देर तक रुका रहा। प्रदर्शन करने वालों में वहां ज्यादातर महिलाएं नजर आईं। इसके साथ ही कई बच्चे भी वहां मौजूद रहे। यमुनानगर के अलावा करनाल में भी किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। ये हमारा जो एक किसान शहीद हो गया उसके विरोध में हमने ये किया है। वहां करनाल से कैथल की ओर जाने वाले हाईवे पर किसानों का जत्था बैठ गया और नारेबाजी करता दिखाई दिया। और चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में किसान नेताओं ने युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। किसानों का आरोप है कि एक रोज पहले हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण सिंह को पुलिस वालों ने गोली मार दी और बाद में उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी वजह से चंडीगढ़ में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में किसान नेताओं ने शुभकरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके लिए किसान नेताओं ने खड़े होकर उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा। यही नहीं, किसान नेताओं ने हरियाणा पुलिस का विरोध जताने के लिए 23 फरवरी के दिन को काला दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इस दौरान पूरे देश में पुतला दहन और प्रदर्शन किया जाएगा। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोलों के साथ गोलियां भी चलाई। हालांकि हरियाणा पुलिस ने इन आरोपों को गलत बताया। किसानों की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इसके अलावा 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत होगी। लेकिन किसान ट्रैक्टर से दिल्ली नहीं जाएंगे। मतलब किसान किसी भी सूरत में अपने कदम पीछे खींचते नहीं दिखाई दे रहे। उधर नौसेना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने नौसेना के युद्धपोतों पर तैनाती के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खरीद की मंजूरी दे दी। इस डील पर 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूल दूध कंपनी की एक प्रदर्शनी को देखने पहुंचे। खास बात यह रही कि इस प्रदर्शनी में नरेंद्र मोदी सरकार की खास उपलब्धियों और योजनाओं को तस्वीरों के जरिए दिखाया गया। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के अमेरिका के टेक्सास में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम को भी दिखाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 1200 करोड़ की 5 नई योजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम ने डेयरी सेक्टर को भारतीय अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ बताया। गुजरात के गांवों ने मिलकर 50 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था वो आज विशाल वटवृक्ष बन गया है। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका में भारतीय छात्रा की हत्या के आरोपी पुलिस वाले पर आपराधिक केस नहीं चलेगा। पिछले साल जनवरी में उस पुलिस वाले पर जाह्नवी कंडुला नाम की भारतीय छात्रा को अपनी कार से कुचलने का आरोप लगा था और उस हादसे के तुरंत बाद सियाटल के 2 पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो दोनों अधिकारी जाह्नवी कंडुला की मौत का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए थे। just write a check. Just $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. हादसे पर सियाटल के पुलिस अफसरों के बीच बातचीत का ये वीडियो एक पुलिस अधिकारी की वर्दी में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। वीडियो में बातचीत के दौरान वो पुलिस अधिकारी जाह्नवी की मौत का मजाक उड़ाता और जोर जोर से हंसता दिखाई दिया था। पिछले साल सितंबर महीने में जब ये वीडियो सामने आया था तो काफी हंगामा मचा था। जाह्नवी कंडुला हैदराबाद की रहने वाली थी। वो पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थी। जांच में पता चला था कि हादसे के वक्त पुलिस की कार 119 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी और टक्कर के बाद जाह्नवी सड़क पर करीब 100 फीट दूर जाकर गिरी थी और उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। जाह्नवी की मौत के बाद उनके घर वालों ने केविन डेव नाम के आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी और सियाटल की एक कोर्ट में केविन डेव के खिलाफ केस किया था। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 1 साल तक कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला किया कि आरोपी केविन डेव के खिलाफ आपराधिक केस नहीं चलेगा, क्योंकि हादसे के वक्त कार चला रहे पुलिस वाले केविन डेव के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक केस नहीं चलाने का फैसला किया। पिछले साल 23 जनवरी को सियाटल में सड़क पार करते समय जाह्नवी कंडुला को पुलिस की एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। हादसे में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस की वो कार केविन डेव ही चला रहे थे। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 1 साल तक कोर्ट में केस चला। सियाटल पुलिस ने कोर्ट में बताया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त केविन ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए तेज रफ्तार से कार चला रहे थे। हालांकि केविन ने अपनी कार की सभी इमरजेंसी लाइटें जलाकर रखी थी और उस वक्त वहां से गुजर रहे लोगों ने पूछताछ में बताया था कि उन्होंने पुलिस की गाड़ी का तेज सायरन भी सुना था। पुलिस के मुताबिक जाह्नवी कंडुला ने उस वक्त अपने कानों में वायरलेस ईयरबड लगा रखे थे, जिससे उन्हें सायरन की आवाज सुनाई नहीं दी और वो हादसे का शिकार हो गई। इधर पानी के बिल के 1 टाइम सेटलमेंट वाले बिल पर दिल्ली में सियासी दंगल शुरू हो गया। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने दिल्ली के एलजी से पानी के बिल की 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम को लागू करने की अपील की और योजना को रोकने वाले अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की। विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष हंगामा कर रहे विधायकों से शांति से सदन चलने देने की अपील करते दिखे। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों का हंगामा नहीं थमा। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक साजिश के तहत अफसरों और उपराज्यपाल ने 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम को रोक रखा है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पानी के उपभोक्ताओं के बकाये के लिए 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम का प्रस्ताव 4 दिन पहले विधानसभा से पास कराया था। इस स्कीम के तहत अगर उपभोक्ता ने 2 से 5 साल तक पानी का बिल नहीं जमा किया है तो वो एक तय रकम एक ही बार में जमा करके बकाया खत्म कर सकता है। लेकिन ये स्कीम दिल्ली में लागू नहीं हो सकी। विधानसभा में हंगामे के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। सीएम ने ये मीटिंग दिल्ली में पानी के बिल के 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम पर चर्चा करने के लिए बुलाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बैठक से किनारा कर लिया और आम आदमी पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोला। जिस वाटर बिल सेटलमेंट की बात आप कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो आपके भ्रष्टाचार का कारण है। हालांकि कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई इस मीटिंग में शामिल हुए। बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। वे लोग नहीं चाहते कि 10.5 लाख दिल्ली के लोगों का बिल का कुछ निपटारा हो सके
लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे से दिल्ली के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार नए-नए हथकंडे अपना रही है। उधर सीबीएसई ने 9वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं में किताबें देखने की छूट का प्रस्ताव दिया। सीबीएसई ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए ओबीई यानी ओपन बुक एग्जाम सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव रखा। इसके तहत परीक्षा के दौरान छात्रों को अपनी किताबें और नोटबुक देखने की छूट होगी। सीबीएसई इस सिस्टम को पहले पायलट रन के तौर पर शुरू करने की तैयारी में है। गुजरात के महसाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में पीएम ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए। हरियाणा के नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। यूएपीए का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो टेररिस्टों के खिलाफ होती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने 4 और उपद्रवियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इसके साथ ही इस मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी समेत 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। बनभूलपुरा में 8 फरवरी को एक अवैध मदरसे को गिराने के बाद हिंसा भड़क गई थी। इधर मुंबई के नजदीक ठाणे में 17 साल के एक लड़के की मौत के बाद लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया। आरोप है कि लोगों ने पुलिस की गाड़ियों के भी शीशे तोड़ दिए। बताया गया कि वहां 2 गुटों के बीच हुई झड़प में संकेत भोसले नाम का लड़का घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और उसी बात से नाराज होकर वहां लोगों ने तांडव मचा दिया। संकेत की मौत के बाद ठाणे के भिवंडी इलाके में लोग सड़क पर उतरकर पुलिस वालों से भिड़ गए। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इसीलिए सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। आरोप है कि उन लोगों ने वहां पथराव भी किया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में पुलिस की वैन और दूसरी गाड़ियों के शीशे टूटे नजर आए। ये पूरा बवाल तब हुआ जब 14 फरवरी को सड़क पर संकेत की एक दूसरे लड़के से टक्कर हो गई थी। इसके बाद उनके बीच विवाद शुरू हो गया। बात आगे बढ़ी तो विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया और उसमें संकेत बुरी तरह घायल हो गया था। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उसी वजह से उसके घर वालों ने वहां बवाल शुरू कर दिया। आसपास के इलाकों में कुछ दुकानों को भी जबरन बंद करवा दिया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। इस बीच दिल्ली में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने देश भर में सत्यपाल मलिक और उनके करीबियों के ठिकानों पर रेड की। सूत्रों ने बताया कि यह छापेमारी जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में हुए घोटाले की जांच के लिए हुई। और उसी सिलसिले में सीबीआई ने सत्यपाल मलिक और उनके करीबियों के 30 ठिकानों पर एक साथ धावा बोल दिया। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की अलग अलग टीमों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मुंबई और हरियाणा में एक साथ छापेमारी की। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने ही कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर पानी से बिजली बनाने की एक परियोजना है। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला फरवरी 2019 में रखी गई थी और उस वक्त सत्यपाल मलिक ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें प्रोजेक्ट से जुड़ी 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई। सत्यपाल मलिक के आरोपों के बाद ही सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी। उधर दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के बोलिवर में एक खदान 15 लोगों को लील गई। बताया गया कि वहां अवैध रूप से सोने की खुदाई की जा रही थी और जिस खदान में यह काम जारी था वो अचानक धंस गई और उसमें दबकर 1-2 नहीं बल्कि 15 लोगों की जान चली गई। जैसे ही यह हादसा हुआ वहां चीख पुकार मच गई। खदान से एक के बाद एक शव निकलते गए और जो लोग जिंदा थे उन्हें बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। रेस्क्यू में जुटी टीम के लोग खदान के अंदर से लोगों को लाद कर बाहर लाए और उन्हें एम्बुलेंसों में बिठाकर फौरन इलाज के लिए रवाना कर दिया गया। जैसे ही इस हादसे की खबर लोगों तक पहुंची, आसपास के सैकड़ों लोग वहां जुट गए क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक हुआ क्या। बताया गया कि जब वो खदान धंसी तो उसमें कम से कम 30 मजदूर थे। हालांकि 10 से ज्यादा मजदूरों को फौरन इलाज मिल गया जिससे उनकी जान बच गई। जानकारी के मुताबिक वेनेजुएला के बोलिवर में वो खदान अवैध रूप से चलाई जा रही थी। आरोप है कि वहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। इसीलिए जैसे ही वो खदान धंसी उसके मलबे में दबकर 15 लोगों की जान चली गई। उधर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में रविवार को अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं।
जबकि रविवार को यूपी के आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं। एक दिन पहले ही दोनों पार्टियों ने राज्य में सीट बंटवारे का ऐलान किया था। कांग्रेस के मुताबिक 13 या 14 मार्च को मुंबई में रैली के साथ ही राहुल गांधी की यात्रा का समापन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे के मुद्दे पर दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। खबर है कि टीएमसी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार है। इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और उनके पिता को बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई की तरफ से जारी लुकआउट नोटिस को रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 3 घरों में भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में आकर 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। इस बीच पंजाब के लुधियाना में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां जुए की रकम के लिए गैंग वॉर शुरू हो गई। दोनों गैंग के बदमाशों के बीच न सिर्फ जमकर पत्थरबाजी हुई बल्कि कई गोलियां भी चलाई गईं और उसमें कुछ बदमाश घायल भी हो गए। और देर रात 2 गैंग के बीच हुए इस टकराव की वजह से पूरे इलाके में कोहराम मच गया, क्योंकि गैंग वॉर में हुई फायरिंग से काफी देर तक दहशत फैली रही। इसका एक वीडियो भी सामने आया और उसमें दोनों गैंग के बदमाश एक दूसरे पर पत्थर फेंकते और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते नजर आए। कुछ बदमाश दौड़ते हुए आगे बढ़ते और फिर बोतल और पत्थर फेंकते हुए वहां से भाग खड़े होते, क्योंकि दूसरी तरफ से भी दूसरे गैंग के लोग उन पर पत्थरों की बारिश करते रहे। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में एक बदमाश दूसरे गैंग के लोगों पर गोलियां भी चलाता दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक गैंग वॉर की इस घटना में कुछ बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गए। बताया गया कि ये पूरा बवाल जुए के पैसे को लेकर हुआ। इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ बदमाशों को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा पुलिस सीसीटीवी वीडियो की मदद से गैंग वॉर में शामिल दूसरे बदमाशों की पहचान करने में जुट गई। उधर कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी भिड़ गई। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में एक बिल पास किया। इसके तहत हिंदू मंदिरों में चढ़ावे से हुई कमाई पर 10% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को हिंदू विरोधी बता दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हिंदू मंदिरों से टैक्स वसूली करके अपना खाली खजाना भरना चाहती है। ये कोई चर्च से नहीं ले रहे हैं पैसा, मस्जिद से नहीं ले रहे पैसा, केवल और केवल हिंदू टेंपल से, हिंदू मंदिरों से। कर्नाटक सरकार ने जो नया बिल विधानसभा में पास किया उसके तहत सरकार को राज्य के उन मंदिरों से 10% टैक्स लेने का अधिकार होगा जिनका 1 साल का राजस्व 1 करोड़ से ज्यादा है। यानी 1 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा पाने वाले मंदिरों से 10% टैक्स वसूला जाएगा। यही नहीं, सालाना 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच कमाई करने वाले मंदिरों से 5% टैक्स लिया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने तर्क दिया कि मंदिरों से लिया गया टैक्स पुराने मंदिरों के रखरखाव, पुजारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में इस्तेमाल किया जाएगा। इधर पुलिस ने 3,500 करोड़ के ड्रग्स के मामले के मास्टरमाइंड की पहचान करने का दावा कर दिया। 2 दिन पहले पुणे से ड्रग्स की खेप मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद पुणे और दिल्ली से करीब 2,500 किलो ड्रग्स बरामद किए गए। जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, पुणे पुलिस के साथ ही एनसीबी भी जांच में जुट गई और यह दावा किया गया कि पुलिस ने ड्रग्स के इतने बड़े जाल को बिछाने वाले मास्टरमाइंड का पता लगा लिया। एनसीबी और पुणे पुलिस के मुताबिक देश भर में ड्रग्स के इस काले कारोबार को संदीप धुनिया नाम का आरोपी चलाता है। दावा है कि पटना के रहने वाले इसी संदीप धुनिया ने देश के कई राज्यों में ड्रग्स के अड्डे बनाए और इन्हीं अड्डों से पुणे, दिल्ली, पंजाब और विदेशों तक ड्रग्स की सप्लाई की गई। और माना जा रहा है कि पुलिस अब इस संदीप धुनिया की गर्दन पकड़ने में जुट गई, क्योंकि पुणे से खुले इस ड्रग्स के खेल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस के मुताबिक अब तक जो ड्रग्स बरामद किए गए उनकी कीमत 3,500 करोड़ से भी ज्यादा बताई गई। और इसी बात ने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि 3,500 करोड़ रुपए के ड्रग्स मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं। ऊपर से इस रैकेट के तार देश के कई शहरों से जुड़े। इसके बाद एनसीबी को इस मामले में किसी बड़े ड्रग्स डीलर के शामिल होने की आशंका सताने लगी और जब उसने ड्रग्स तस्करी की इस चेन को खंगाला तो पता चला कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड यानी संदीप धुनिया पुणे में मारी गई रेड से ठीक पहले फरार हो गया था। आशंका जताई गई कि वो नेपाल के काठमांडू के रास्ते कुवैत भाग गया। हालांकि सूत्रों का दावा है कि पुलिस उसे कुवैत में ही दबोचने के लिए जाल बिछाने में जुट गई, क्योंकि पुलिस के मुताबिक संदीप धुनिया ड्रग्स के केस में पहले भी एक बार उसके हत्थे चढ़ चुका है। उसे 2016 में ड्रग्स तस्करी के एक केस में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त उसके पास से 350 किलो एमडी नाम के ड्रग्स बरामद किए गए थे और इन्हीं ड्रग्स की खेप 8 साल बाद पुणे और दिल्ली से भी बरामद की गई। इस बार 2016 के मुकाबले कहीं ज्यादा ड्रग्स के पैकेट मिले। इसकी शुरुआत 20 फरवरी को तब हुई जब पुणे पुलिस ने एक फैक्ट्री में छापा मारा था और वहां से नमक के पैकेटों में एमडी नाम के ड्रग्स मिले।
वो भी कोई किलो 2 किलो नहीं, बल्कि अकेले पुणे से ही करीब 1000 किलो ड्रग्स मिले थे। इसके अलावा दिल्ली से करीब 1500 किलो ड्रग्स बरामद किए गए। साथ ही महाराष्ट्र के सांगली और हैदराबाद समेत कुल 6 जगहों पर छापे मारे गए। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और इनमें 2 आरोपी इस गिरोह के मास्टरमाइंड बताए जा रहे संदीप दुनिया के बेहद करीबी बताए गए। साथ ही ये आशंका भी जताई गई कि संदीप दुनिया के इशारों पर इन लोगों ने हवाला के जरिए ड्रग्स की बड़ी खेपों की डील की। पुलिस ने यह आशंका भी जताई कि इस गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाले बड़े गिरोहों से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ये बात भी सामने आई थी कि इसी गिरोह के लोगों ने लंदन में भी ड्रग तस्करी की। माना जा रहा है कि इसी वजह से एनसीबी अब इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में लग गई, ताकि देश भर में सनसनी मचाने वाले इस 3,500 करोड़ के ड्रग्स तस्करी मामले के मास्टरमाइंड को दबोचा जा सके। इस बीच किसान आंदोलन के दौरान खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत का मामला कोर्ट पहुंच गया। किसान आंदोलन के दौरान खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत के मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। याचिका के जरिए हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई। कोर्ट में इस पर 29 फरवरी को सुनवाई होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी विपक्षी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उनके मुताबिक सीटों के बंटवारे पर जल्द फैसला हो जाएगा। पूर्व कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए। कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी को एक दिन पहले ही मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। आंध्र प्रदेश में कुछ राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह वाले कॉन्डोम के पैकेट बांटने की खबर सामने आई। आरोप है कि मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच ये पैकेट बांटे। राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भयंकर आग ने कोहराम मचा दिया। वहां के बैलेरेट शहर में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और खतरे को देखते हुए 2000 से ज्यादा लोगों को दूसरे इलाके में जाने के आदेश दे दिए, क्योंकि वहां जंगलों में लगी भीषण आग विकराल हो गई और वहां दूर से ही आग की तेज रोशनी चमकती हुई नजर आई। इसके साथ ही धुएं ने जंगलों के बड़े हिस्से को ढक दिया और हर तरफ धुएं का ही कब्जा दिखाई दिया। जंगलों के ऊपर भी सिर्फ सफेद धुआं उड़ता हुआ दिखा। आग पर काबू पाने के लिए वहां की सड़कों पर दमकल की कई गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आईं। इसके साथ ही जंगलों के पास रिहायशी इलाकों में दमकल कर्मी पानी का छिड़काव करते दिखे। बताया गया कि धधकती आग की वजह से जंगलों के 12,000 एकड़ से ज्यादा का हिस्सा जलकर राख हो गया। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया और वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के आदेश दे दिए गए। विक्टोरिया राज्य के बैलेरेट में कई दिनों से जंगलों में आग धधक रही है और हवा की रफ्तार तेज होने की वजह से ये काफी दूर तक फैल गई। इस बीच कर्नाटक के उडुपी से दिल को झकझोर कर रख देने वाला एक मामला सामने आया। वहां मणिपाल यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एक छात्र ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली और उस छात्र को छत से नीचे गिरते देख कॉलेज कैंपस में मौजूद दूसरे छात्रों की सांसें अटक गईं, क्योंकि उस छात्र ने कॉलेज की 6 मंजिला इमारत की छत से छलांग लगा दी और वो जैसे ही इमारत से नीचे गिरा, वहां मौजूद दूसरे छात्रों की चीख निकल गई। खुदकुशी करने से पहले वीडियो में वो छात्र इमारत की छत पर काफी देर तक खड़ा दिखाई दिया और नीचे की तरफ ध्यान से कुछ देखता नजर आया, लेकिन नीचे देखने के दौरान ही कुछ देर में उसने छलांग लगा दी। इसके बाद तो कॉलेज कैंपस में छात्रों के बीच दहशत मच गई। वहां दूसरे कई छात्र दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे फर्श से उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस के मुताबिक परीक्षा के दौरान नकल करने के आरोप में उस छात्र को परीक्षा केंद्र से बाहर निकाल दिया गया था। आशंका जताई गई कि परीक्षा में फेल होने के डर से उसने अपनी जान दे दी। इधर खबर आई कि गुजरात के सूरत में तानिया सिंह नाम की मॉडल के आत्महत्या के मामले में पुलिस क्रिकेटर अभिषेक शर्मा से पूछताछ करेगी। तानिया सिंह ने 3 दिन पहले सूरत में अपने घर में खुदकुशी कर ली थी और पुलिस जांच में पता चला कि उन्होंने आत्महत्या करने से पहले आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेटर अभिषेक शर्मा से बात करने की कोशिश की थी। इसीलिए सूरत पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए उन्हें समन्स भेजे। पेशे से मॉडल तानिया सिंह ने 19 फरवरी को सूरत में अपने घर में खुदकुशी कर ली थी और उसी के बाद से पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। सूरत पुलिस ने दावा किया कि जांच के दौरान जब तानिया सिंह की कॉल डिटेल खंगाली गई तो उसमें अभिषेक शर्मा का नाम सामने आया। अभिषेक के साथ मित्रता थी ऐसा सहायक ने बताया है, लेकिन उसके बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। सूरत पुलिस के मुताबिक तानिया ने खुदकुशी से पहले क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को फोन किया था। हालांकि उनकी बात अभिषेक शर्मा से हुई या नहीं इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस ने उम्मीद जताई कि अभिषेक शर्मा से पूछताछ के बाद ये गुत्थी सुलझ सकती है। इसी वजह से सूरत पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया।
उधर चीन में एक जहाज के टकराने से एक बड़ा पुल टूट गया। चीन के ग्वांगझो में पर्ल नदी पर बने एक पुल से एक जहाज के टकराने के बाद वो पुल 2 हिस्सों में टूट गया। इस हादसे में उस जहाज में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद उस जहाज को कुछ नावों की मदद से वहां से हटाया गया। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल ने काशी और मथुरा विवाद सुलझाने के लिए पहल करने का ऐलान किया। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को इन मुद्दों पर एक मंच पर आकर समाधान निकालने का सुझाव दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में एक ट्रक में आग लगने से दहशत फैल गई। बताया गया कि वो ट्रक उस हाईवे पर लगे बैरिकेड से टकराकर पलट गया और इसके बाद वो ट्रक धू धू कर जलता दिखाई दिया। उस ट्रक से उठी आग की लपटों ने पूरे इलाके को घेर लिया। हाईवे के बीचों बीच पलटे उस ट्रक की वजह से वो रास्ता बंद कर दिया गया। इसके बाद दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और उसने पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग बुझी वो ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया। बताया गया कि वो ट्रक उस हाईवे पर लगे बैरिकेड से टकराकर पलट गया था। वो टक्कर इतनी भयंकर थी कि उस ट्रक ने तुरंत आग पकड़ ली और इसके बाद तो वहां आग का ऐसा तांडव मचा कि कई घंटों तक वो ट्रक जलता रहा। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन अचानक हुए इस हादसे से उस इलाके में दहशत फैल गई। बताया गया इस हादसे की वजह से वो हाईवे काफी देर तक बंद रहा। उधर असम के होजाई के एक कारोबारी की कुवैत में हुई मौत के बाद हंगामा मच गया। कुवैत में शाहिदुल इस्लाम नाम के उस कारोबारी की मौत 13 फरवरी को हुई थी, जिसके शव को कुवैत से भारत लाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन शाहिदुल इस्लाम नाम के उस कारोबारी की रहस्यमयी मौत का एक वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद परिवार ने साजिश का शक जताया, क्योंकि उस वीडियो में शाहिदुल इस्लाम अचानक जमीन पर गिरते हुए दिखे। शाहिदुल इस्लाम को न तो कोई बीमारी थी और न ही उनकी तबीयत खराब थी। कुछ देर पहले तक वो सोफे पर आराम से बैठे हुए दिखे। अचानक किसी काम से वो दफ्तर से बाहर निकले और उसके कुछ ही सेकंड बाद वो दफ्तर लौटे। कांच का दरवाजा खुला हुआ था और वो दफ्तर में घुसने ही वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ी और वो लड़खड़ाने लगे। वो खुद को संभाल नहीं पाए और पीठ के बल जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरते ही उनके सिर पर चोट आई। अचानक उन्हें क्या हुआ, वो जमीन पर क्यों गिर गए, ये किसी को समझ नहीं आया। इस घटना का वीडियो देखने के बाद शाहिदुल इस्लाम के परिवार ने साजिश का अंदेशा जता दिया। महज 3 सेकंड बाद एक आदमी उन्हें बचाने के लिए पहुंच गया। कुछ ही पलों में कई लोग शाहिदुल इस्लाम की मदद के लिए जमा हो गए, जिन्होंने उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इलाज के दौरान भी शाहिदुल इस्लाम की जान बचाई नहीं जा सकी और उनकी मौत की खबर जैसे ही भारत में उनके घर वालों को लगी, वहां हड़कंप मच गया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि शाहिदुल इस्लाम की मौत हो गई। परिवार के लोगों ने उनकी मौत के पीछे होजाई के ही रहने वाले एक दूसरे कारोबारी का हाथ बताया और आरोप लगाया कि शाहिदुल इस्लाम को उसी कारोबारी ने प्रताड़ित किया। एक रोज पहले ही उनका शव कुवैत से भारत पहुंचा और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन इस दौरान उनके परिवार के लोगों ने 2 ऑडियो क्लिप का जिक्र किया जो उन्होंने अपने भाई के मोबाइल फोन पर भेजी थी। शाहिदुल इस्लाम के परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि होजाई के ही एक दूसरे कारोबारी ने शाहिदुल इस्लाम को बुरी तरह टॉर्चर किया। बताया गया कि वो कारोबारी भी उनके साथ कुवैत में ही रहता था। इस मामले में अब परिवार वालों ने असम के मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाते हुए शाहिदुल इस्लाम की मौत की जांच करवाने की अपील की। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़े एक आदमी की मांग सुनकर पुलिस का सिर चकरा गया। आरोप है कि शराब के नशे में धुत वो आदमी अपनी पत्नी को मायके से वापस बुलाने की जिद पर अड़ गया और इसी जिद के चक्कर में वो बिजली के उस ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया और हंगामा करता दिखाई दिया। वो आदमी काफी देर तक वहां चढ़ा रहा। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस उसे लगातार समझाती रही, लेकिन उस आदमी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। नशे की हालत में वो आदमी चिल्लाता रहा और अपनी पत्नी को मायके से बुलाने की जिद पर अड़ गया। इसके बाद उसे समझाने के लिए 2 आदमी उस ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए। उन दोनों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी कीमत पर वहां से उतरने को तैयार नहीं हुआ और घंटों तक चले इस ड्रामे के बाद पुलिस आखिरकार उसे नीचे उतारने में कामयाब हो गई। पुलिस के मुताबिक उस आदमी के परिवार ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की थी। इसके बाद उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई। ऐसे में अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए वो उस ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया। इस बीच ओडिशा के ढेंकनाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां ट्रेन के एक इंजन में भीषण आग लग गई। बताया गया कि उस इंजन का इस्तेमाल रेलवे पटरियों की जांच के लिए किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उसमें भयंकर आग लग गई। आग की लपटें ट्रेन के उस इंजन के हर हिस्से तक फैली नजर आई और उससे निकलता काला धुआं आसमान में काफी ऊपर तक देखा गया। पटरियों पर खड़े ट्रेन के उस इंजन में आग भड़कने से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए।
कुछ लोग तो इस खौफनाक घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते दिखे। सूचना मिलने पर वहां पहुंची दमकल टीम ने फौरन आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी और करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद वो आग को पूरी तरह बुझाने में कामयाब हुई। लेकिन जब तक वो इंजन आग की लपटों में घिरा रहा तब तक वहां ट्रेनों के आने जाने पर रोक लगानी पड़ी। बताया गया कि ट्रेन के इस इंजन का इस्तेमाल रेलवे पटरियों की जांच के लिए किया जा रहा था। हालांकि उसमें आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई। उधर चौथे टेस्ट में इंग्लैंड की टीम में मार्क वुड और रेहान अहमद नहीं खेलेंगे। भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी टीम में 2 बदलाव किए। रांची में सुबह से शुरू हो रहे चौथे टेस्ट मैच में मार्क वुड और रेहान अहमद की जगह ऑली रॉबिन्सन और शोएब बशीर खेलेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ ने आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। उन्होंने वहां एक ड्रोन की मदद से गिराए गए आईईडी को बरामद कर लिया। बताया गया कि ये बम जवानों को निशाना बनाने के लिए वहां गिराए गए थे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने नए घर में विधि विधान से पूजा कर गृह प्रवेश किया। पूजा के बाद उन्होंने कलश सिर पर रखकर घर के चारों तरफ परिक्रमा की। इस मौके पर वहां बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने जनता से वादा किया था कि वो जल्द ही वहां अपना घर बनवाएंगी। इधर दिल्ली के पास नोएडा में कार से नोट उड़ाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने सड़क पर पैसे उड़ाने के लिए उस कार के मालिक पर 21,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें एक आदमी उस कार की खिड़की से नोट उड़ाता नजर आया। इस दौरान उस कार से गानों की तेज आवाज भी सुनाई थी। 22 सेकंड के उस वीडियो में वो कार तेज रफ्तार में दौड़ती नजर आई, जबकि वो आदमी उसकी खिड़की से हाथ निकाल कर नोट उड़ाता दिखाई दिया। सड़क पर चल रही दूसरी गाड़ियों की परवाह किए बिना उस आदमी ने एक के बाद एक कई नोट उड़ाए। इस दौरान वहां चल रही एक दूसरी गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और वो वीडियो थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस कार के मालिक पर 21,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 20 का बताया गया। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट की घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक वहां तेल भरवाने के बाद पैसे देने को लेकर हुए विवाद में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की पिटाई कर दी गई और हमलावर उस पर लोहे के एक बड़े प्लास से वार करता नजर आया। तस्वीरों में दिखा कि उसके एक साथी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर तो जैसे खून सवार था। उसने पहले पेट्रोल पंप के उस कर्मचारी के हाथ पर मारा और इसके बाद पैर पर हमला किया। वो एक बार फिर प्लास चलाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसके साथी ने पीछे से उसे पकड़ लिया। इस हमले से कुछ देर पहले की तस्वीरों में लोहे का वो प्लास पंप के उस कर्मचारी के हाथ में दिखा, लेकिन हमलावर ने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया और उस पर टूट पड़ा। ये मारपीट उस पेट्रोल पंप पर मौजूद दफ्तर में हुई, लेकिन झगड़े की शुरुआत बाहर पेट्रोल भरवाने के दौरान हुई। आरोप लगा कि मोटरसाइकिल से पहुंचे 3 लोगों ने वहां पेट्रोल भरवाया, लेकिन पैसों के लेन देन को लेकर वो उस कर्मचारी से उलझ गए और कर्मचारी से गाली गलौज किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई झड़प ने लोगों को डरा कर रख दिया। वहां पुलिस के जवान इस बदमाश को पकड़ने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आरोप लगा कि उसने पुलिस वालों पर ही फायरिंग कर दी और इसके बाद पुलिस के जवानों ने भी कार्रवाई कर दी। पुलिस के मुताबिक वो बदमाश भागने की फिराक में था, इसलिए उसने बचने के लिए पुलिस कर्मियों पर गोली चला दी और गोलीबारी में एक दारोगा घायल हो गया। बताया गया कि बदमाश के गोली चलाने के बाद पुलिस कर्मियों ने भी उस पर फायरिंग की और उसे दबोच लिया। काफी समय से फरार भी चल रहा था। आरोप लगा कि पकड़े गए उस बदमाश ने 2 महीने पहले 6 साल के एक बच्चे की हत्या कर दी थी। हत्या की वारदात के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी और लगातार छापेमारी करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक बेकाबू ट्रक ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ रहे उस ट्रक की चपेट में जो भी गाड़ियां आईं उनकी सूरत बिगड़ गई और तस्वीरों में दिखा कि उस बेकाबू ट्रक ने सबसे पहले सामान ढोने वाली एक गाड़ी को टक्कर मार दी और उसे घसीटता हुआ सड़क पर काफी दूर तक ले गया। हालांकि इस दौरान वो गाड़ी किसी तरह ट्रक के आगे से हट गई और रास्ते के किनारे मौजूद एक छोटी सी दीवार से जा भिड़ी, लेकिन सड़क पर मौत बनकर दौड़ रहा वो ट्रक इतने पर नहीं रुका, वो तेजी से आगे बढ़ गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में बर्फ की चट्टान खिसकने से हाहाकार मच गया। चट्टान टूटने की वजह से भयानक बवंडर उठा और उसकी चपेट में आने से एक विदेशी पर्यटक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हो रही है।
2 दिन पहले ही मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की चट्टान खिसकने का अलर्ट जारी किया था। और मौसम विभाग की यह भविष्यवाणी तब सच साबित हो गई जब गुलमर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से वहां बर्फ की एक बड़ी चट्टान खिसक गई। पहाड़ की चोटियों से नीचे की तरफ बर्फ का ऐसा बवंडर उठा कि उसे देखने के बाद लोगों की सांसें थम गईं। बताया गया कि गुलमर्ग इलाके में यह घटना तब हुई जब कुछ विदेशी पर्यटक बर्फबारी के बीच स्कीइंग के लिए वहां पहुंचे। तभी पहाड़ों की ढलान से आई बेहिसाब बर्फ में कई पर्यटक फंस गए। वहां से आए एक वीडियो में कई लोग बर्फीली हवाओं और बर्फ के सैलाब के बीच फंसे नजर आए। कुछ पर्यटक बर्फ पर चलने वाली गाड़ियों से वहां से भागते दिखाई दिए। इस दौरान कुछ लोगों की गाड़ियां वहीं फंस गईं। इसलिए जान बचाने के लिए उन लोगों ने पैदल ही बर्फ पर दौड़ लगा दी। हम अभी भी डेंजर जोन में हैं, जहां पे एवलांच आया था उसी रीजन में हैं और एक स्कीयर की मौत हुई है और कुछ स्कीयर्स को जिंदा बचाया गया। बताया गया कि गुलमर्ग के जिस हिस्से में बर्फ की चट्टान खिसकने की यह घटना हुई वो इलाका डेंजर जोन में आता है। मतलब वहां अक्सर पहाड़ों से बर्फ की चट्टानें टूटने की आशंका बनी रहती है। उसी खतरनाक हिस्से में 8 विदेशी पर्यटकों का एक ग्रुप स्कीइंग करने चला गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि स्कीइंग के दौरान उनका सामना मौत से हो जाएगा। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि पहाड़ों की ढलान पर स्कीइंग के दौरान वहां अचानक बर्फ की एक बड़ी चट्टान टूट गई। इसके बाद विदेशी पर्यटकों के उस ग्रुप में कोहराम मच गया, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी तरह पता थी कि बर्फ में फंसने का मतलब सीधे मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा। इसीलिए बर्फ का बवंडर उठने के बाद विदेशी पर्यटकों ने जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर दिया। कोई बर्फ पर दौड़ता दिखाई दिया तो कोई बर्फ पर चलने वाली गाड़ियों से वहां से निकलने की कोशिश करता नजर आया। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब 8 विदेशी पर्यटकों में कुछ बर्फ में ही दब गए। कुल ये 8 लोगों का ग्रुप था और वो स्की करने गए थे और अचानक से ये बिल्कुल डेंजर जोन है, आप देख सकते हैं। इसी डेंजर जोन में जो है वो एवलांच आ गया। इस घटना का पता चलते ही वहां प्रशासन ने फौरन रेस्क्यू टीम रवाना कर दी। इसके बाद बर्फ में फंसे पर्यटकों को निकालने का काम शुरू किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसमें से 2 जो है वो इंजर्ड थे और वाले की डेड बॉडी निकली। नहीं, मतलब एक की डेथ हुई है और कितने इंजर्ड हैं? 2 इंजर्ड है। ये 8 का ग्रुप था। कोई मिसिंग तो नहीं है? लोग जान जोखिम में डालकर न्यूज 18 की टीम भी उस जगह पर पहुंची जहां बर्फ की चट्टान टूटी थी। लेकिन भारी बर्फबारी और बर्फ का सैलाब आने की वजह से वहां के हालात बेहद खतरनाक दिखाई दिए। लेकिन इसके बाद भी न्यूज 18 की टीम जान की परवाह न करते हुए उस जगह पहुंच गई जहां विदेशी पर्यटक फंसे रहे। फौरन रेस्क्यू टीम ने बर्फ में फंसे पर्यटकों को वहां से बाहर निकाला। बाद में 2 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि बर्फ में दबने की वजह से उन दोनों विदेशी पर्यटकों की हालत बेहद गंभीर बताई गई। इसी वजह से फौरन वहां हेलीकॉप्टर लाया गया और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां से आए एक वीडियो में घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए वहां एक हेलीकॉप्टर उतरता दिखाई दिया। पास में ही वहां लोगों की भीड़ दिखाई दी। डेड बॉडी जो है हेलीकॉप्टर में लाई गई और उसको चॉपर में लाई गई और 2 जख्मी हैं, उनको भी रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां के प्रशासन के मुताबिक गुलमर्ग में दोपहर करीब 2 बजे पहाड़ों पर बर्फ की चट्टान टूटी और उसकी वजह से वहां के हालात बिगड़ गए। बर्फ में विदेशी पर्यटकों के फंसने का पता चलने के बाद फौरन वहां के लिए रेस्क्यू टीम भेज दी गई। बर्फ पर चलने वाली और बर्फ काटने वाली मशीनें भी वहां भेजी गईं और उन्हीं की मदद से बर्फ के नीचे दबे पर्यटकों को वक्त रहते निकाल लिया गया। लेकिन बर्फ में दबने की वजह से कुछ पर्यटकों की हालत बेहद खराब हो गई। इसी वजह से उन्हें फौरन हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेजा गया। और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों के मुताबिक विदेशी पर्यटकों का ये ग्रुप वहां रहने वाले लोगों को साथ लिए बिना पहाड़ों की ढलान पर स्कीइंग के लिए चला गया था, जबकि लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए वहां पहले ही बर्फीली चट्टान खिसकने की आशंका जताई गई थी। लेकिन इसके बाद भी विदेशी पर्यटक गुलमर्ग के उस हिस्से में स्कीइंग के लिए पहुंच गए जहां सबसे ज्यादा खतरा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों के मुताबिक उन विदेशी पर्यटकों ने इसकी जानकारी वहां रहने वाले लोगों को नहीं दी और न ही वो उन्हें साथ लेकर गए। इसीलिए जब पहाड़ों से बर्फ का सैलाब नीचे उतरा तो वो संभल नहीं पाए और उसमें दब गए। हालांकि उन्हें बचाने के लिए फौरन रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई, लेकिन बर्फ में दबे पर्यटकों को ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं था। बहुत मुश्किल होता है ऑपरेशन अंजाम देना, जान की कोई गारंटी नहीं होती थी, क्योंकि जब हम वहां पे पहुंचे तो बहुत ज्यादा हवाएं चलती थी, इर्द गिर्द कुछ नहीं दिख रहा था। बर्फ की चट्टान तब खिसकती है जब हजारों टन बर्फ पहाड़ों की ढलान से नीचे की तरफ बहने लगती है। असल में पहाड़ों पर बर्फ परत के रूप में जमा होती है। ऐसे में दबाव पड़ने या फिर हिलने डुलने की वजह से ऊपर की परतें तेजी से नीचे की तरफ लुढ़कने लगती हैं और इसी वजह से वहां बर्फ का सैलाब बहने लगता है। उधर कांग्रेस ने महिलाओं की गुमशुदगी के मुद्दे पर ओडिशा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भुवनेश्वर में कांग्रेस नेता अलका लांबा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा।
इनमें महिलाओं की अच्छी खासी संख्या थी और ये सभी लोग भुवनेश्वर में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इन्हें रोका, हंगामा शुरू हो गया। भुवनेश्वर में सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या अच्छी खासी थी और ये सभी आगे बढ़ने के लिए पुलिस से जूझती नजर आई। कुछ तो जमीन पर बैठ गए। इन्हें उठाने के लिए पुलिस ने खूब मेहनत की, लेकिन हंगामा नहीं रुका, क्योंकि अलका लांबा की अगुवाई में प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बैरिकेड गिराने की कोशिश की, पुतला भी जलाया। भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार के खिलाफ यह हंगामा महिलाओं की गुमशुदगी के मुद्दे पर हुआ। झूठा मिशन शक्ति के नाम पर जो झूठ बोला उसकी पोल खोल रही है ना ये बहनें, ये दिल्ली से नहीं लाई। कांग्रेस के मुताबिक पिछले 2 साल में देश में करीब 10 लाख लड़कियां लापता हुई। इनमें ओडिशा की लड़कियों की संख्या ज्यादा है और इसीलिए कांग्रेस ने ओडिशा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ खिसकने से हाईवे बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हालात और बिगड़ गए। पिछले 4 दिन से वहां पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने 80 किलो गांजा बरामद करने का दावा किया। इस सिलसिले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। बताया गया कि वो तीनों अलग अलग मोटरसाइकिल से कंबलों में गांजे को छिपाकर ले जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में महाराष्ट्र के ठाणे से पहुंची एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया गया कि वो महिला मथुरा में अपने एक दोस्त के यहाँ आकर रुकी थी। उधर दक्षिण अमेरिका में अमेज़न के जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिलने की खबर आई। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील के अमेज़न के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिलने का दावा किया गया। खबर है कि वहां के जंगलों में एक बेहद दुर्लभ प्रजाति का हरा एनाकोंडा मिला। इस एनाकोंडा की लंबाई करीब 26 फीट और वजन 500 किलो बताया गया। सुप्रीम कोर्ट परिसर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके जरिए लोगों को आयुर्वेद उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक बेकाबू ट्रक ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ रहे उस ट्रक की चपेट में जो भी गाड़ियां आई उनकी सूरत बिगड़ गई। और तस्वीरों में दिखा कि उस बेकाबू ट्रक ने सबसे पहले सामान ढोने वाली एक गाड़ी को टक्कर मार दी और उसे घसीटता हुआ सड़क पर काफी दूर तक ले गया। हालांकि इस दौरान वो गाड़ी किसी तरह ट्रक के आगे से हट गई और रास्ते के किनारे मौजूद एक छोटी सी दीवार से जा भिड़ी। लेकिन सड़क पर मौत बनकर दौड़ रहा वो ट्रक इतने पर नहीं रुका। वो तेजी से आगे बढ़ गया और कुछ ही दूरी पर सामने से आ रही एक बस में जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक से टकराते ही उस बस का ड्राइवर जान बचाकर भागता दिखाई दिया। इस हादसे की वजह से वहाँ दहशत फैल गई। आसपास मौजूद लोग दौड़कर वहाँ पहुंचे, लेकिन लोगों के पहुंचने से पहले ही उस ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। हादसे के बाद की तस्वीरों में दिखा कि उस बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। शीशे चकनाचूर हो गए, पहियों से लेकर दरवाजा तक उखड़ गया। बस सवार 5 पुरुष व 4 महिलाएं घायल हो गयी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और हादसे का शिकार हुई बस और ट्रक को रास्ते से हटवा दिया। इधर उत्तर प्रदेश के बलिया में एक कुत्ते के बच्चे की मौत पर ऐसा बवाल हुआ कि लोगों के होश उड़ गए। वहां मुंडन के कार्यक्रम के बाद गाड़ी से लौट रहे एक परिवार ने कुत्ते के उस बच्चे को कुचल दिया और इसके बाद तो लोगों का ऐसा गुस्सा फूटा कि वहां पत्थरबाजी हो गई। कुत्ते के बच्चे की मौत से आग बबूला हुए लोगों ने उस परिवार पर हमला बोल दिया। लोगों ने आओ देखा ना ताओ बस उन लोगों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन वहां हालात तब बेकाबू हो गए जब कुछ लोग लाठियां लेकर पहुंच गए और इसके बाद तो वहां ऐसा बवाल मचा कि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस दौरान गुस्साए लोगों ने वहां मौजूद कुछ महिलाओं पर भी हमला कर दिया और ये सारा हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने कुत्ते के बच्चे को कुचल दिया था। बताया गया कि वो लोग मुंडन के कार्यक्रम के बाद अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद एक घर से कुत्ते का वो बच्चा दौड़ता हुआ आया और उनकी गाड़ी के नीचे आ गया और उन्होंने उसे कुचल दिया। इसके बाद उसका मालिक कुछ लोगों के साथ मिलकर उस परिवार पर टूट पड़ा। इधर बिहार के सिवान में एक कपड़े की दुकान जलकर राख हो गई। बिहार के सिवान में एक कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलते ही वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझाया गया। यह हादसा किस वजह से हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। महाराष्ट्र के ठाणे में लूट की खबर से हड़कंप मच गया। आरोप है कि कुछ बदमाश पूर्व नगर अध्यक्ष के घर में घुसे और उन्होंने वहां जमकर लूटपाट की। बाद में पुलिस ने इस मामले में सभी बदमाशों पर केस दर्ज कर दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मदरसा दारुल उलूम देवबंद विवादास्पद फतवा जारी कर पूरी तरह फंस गया। दारुल उलूम ने गज़वाए हिंद को सही बताते हुए एक फतवा जारी किया था। इसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस पर एक्शन लेते हुए सहारनपुर के SP और DM को FIR दर्ज करने का नोटिस जारी कर दिया।
उधर दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। लगातार बारिश की वजह से वहां के ज्यादातर नदी नाले उफान पर आ गए और उसकी वजह से नदी किनारे रहने वाले कई लोगों के घर ढह गए। नदी के बढ़ते कटाव से वहां के रिहायशी इलाकों में दहशत फैल गई, क्योंकि एक एक कर वहां के कई घर उस नदी में समा गए। वहां से आई तस्वीरों में उस नदी के किनारे बसे कई घर टूटे नजर आए, जबकि कई घर इस हालत में दिखाई दिए कि वो किसी भी वक्त उस नदी में गिर जाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि वो नदी जिस भी इलाके से गुजरी वहां इतनी तबाही मची कि सैकड़ों लोग बेघर हो गए। जहां तक नजर गई सिर्फ मटमैला पानी और टूटे घरों का मलबा ही नजर आया। बताया गया कि लगातार बारिश की वजह से वहां के कई नदी नाले उफान पर आ गए और उसकी वजह से नदी किनारे रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट होने की सलाह दी गई। इस बीच महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीच सड़क पर एक ऊंट के अचानक भड़क जाने से अफरा तफरी मच गई। उस वक्त 3 बच्चे उसके ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन ऊंट के उछलते ही वो नीचे गिर गए और ऐसा होते ही वहां मौजूद लोग घबरा गए, क्योंकि वो ऊंट ऐसे उछलते हुए आगे बढ़ा मानो उसे करंट का तगड़ा झटका लग गया हो। वीडियो में वो कुछ ही सेकंड में कई बार तेजी से उछलता हुआ नजर आया और उसके ऊपर बैठे वो तीनों बच्चे नीचे गिर गए। ये इतनी जल्दी में हुआ कि ऊंट का मालिक भी कुछ समझ नहीं पाया। ऊंट के उछलते ही वो उसे काबू में करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वो एक बार नहीं बल्कि 5 बार उछलता हुआ दिखाई दिया और एक बार तो ऐसा लगा जैसे वो नीचे गिरे उन बच्चों को ही कुचल देगा। लेकिन इसके बाद तो वो वहां से भागने के लिए दौड़ पड़ा। इस घटना से पहले उस ऊंट का मालिक उन तीनों बच्चों को उसके ऊपर बिठाकर सड़क पर घुमा रहा था। तभी एक आदमी ठेला लेकर वहां उसके सामने आ गया। इस बीच उसका मालिक सड़क पर मुड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ठेले वाले ने ऊंट को टक्कर मार दी और टक्कर की वजह से उसके पैर में चोट लग गई और वो बुरी तरह भड़क गया। इसलिए उसका मालिक भी उसे संभाल नहीं पाया और ऊंट से नीचे गिरने की वजह से वो बच्चे जख्मी हो गए। उधर यूक्रेन ने अपने आत्मघाती ड्रोन की मदद से रूस के 2 खतरनाक T-72 टैंकों को तबाह कर दिया। रूस के ये टैंक बेहद घातक और ताकतवर माने जाते हैं, लेकिन यूक्रेन ने ड्रोन से हमला बोलकर एक नहीं बल्कि ऐसे 2 T-72 टैंकों का काम तमाम कर दिया। और यूक्रेन ने अपने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के T-72 टैंक एक धमाके के साथ उड़ते दिखाई दिए। वीडियो में 2 रूसी टैंक एक इलाके में खड़े दिखाई दिए। तभी यूक्रेन ने अपने आत्मघाती ड्रोन की मदद से उन टैंकों को निशाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पहले ड्रोन ने उन दोनों टैंकों को टारगेट पर लिया। इसके बाद तेजी से वो ड्रोन नीचे की तरफ आया और उन टैंकों से टकरा गया। ऐसा होते ही रूस के T-72 टैंकों से आग की तेज लपटें उठती दिखी। थोड़ी देर में वो टैंक पूरी तरह तबाह हो गए। इसे रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि खबरों के मुताबिक रूस यूक्रेन के साथ जंग में पहले ही टैंकों की कमी से जूझ रहा है, जबकि यूक्रेन लगातार उसके टैंकों को ही निशाना बना रहा है और ऐसा ही उसने एक बार फिर किया। इस बीच चीन में इतनी बर्फबारी हुई कि दुनिया भर में मशहूर चीन की दीवार गायब हो गई। चीन की राजधानी बीजिंग में हुई भारी बर्फबारी की वजह से ऐतिहासिक चीन की दीवार बर्फ से ढक गई। इतना ही नहीं, वहां की तमाम सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा हो गई। इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यूरोप के देश स्पेन की राजधानी मद्रिद में कृषि नीतियों के खिलाफ किसानों ने सड़कों पर ट्रैक्टर उतारकर प्रदर्शन किया। गुस्साए किसानों ने वहां की सड़कें जाम कर दी। उनकी मांग है कि लागत के मुताबिक उन्हें उपज की कीमत मिले और सरकार उन्हें मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाए। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक बीएसएफ ने करीब आधा किलो ड्रग्स के साथ एक ड्रोन बरामद करने का दावा किया। खबर है कि बीएसएफ ने सीमा पर ड्रोन को दिखते ही उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद ड्रोन के साथ ये ड्रग्स भी बरामद हुए। उधर यूक्रेन ने उसकी नाक में दम करने वाले रूस के खतरनाक लैंसेट ड्रोन के एक लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया। रूस इस आत्मघाती ड्रोन के जरिए यूक्रेन की 45% तोपों को बर्बाद करने का दावा कर चुका है। लेकिन इस बीच यूक्रेन की फौज ने लैंसेट ड्रोन को लॉन्च करने वाले उस सिस्टम पर जोरदार हमला कर दिया। भयंकर धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। आसमान से गिरे रॉकेट ने आसपास धुआं कर दिया। हालांकि वो रॉकेट उस ड्रोन लॉन्चर से कुछ दूरी पर गिरा, लेकिन उसका असर काफी दूर तक दिखाई दिया। तस्वीरों में दिखा कि हमले के बाद उस ड्रोन लॉन्चर में आग लग गई और इस बीच उसमें मौजूद 2 सैनिक जान बचाकर भागते दिखे। दावा किया गया कि ये रूस के उसी खतरनाक लैंसेट ड्रोन का लॉन्चर है जिसके हमलों में यूक्रेन की 45% तोपें बर्बाद हो गई, क्योंकि रूस का दावा है कि लंबी दूरी तक हमले करने में सक्षम उसके लैंसेट ड्रोन तोप, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से तबाह कर सकते हैं। ये ड्रोन खास एंटी लेजर तकनीक से लैस होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें आसमान में पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में यूक्रेन ने लैंसेट ड्रोन के उस लॉन्चर को ध्वस्त करके रूस को बड़ी चोट देने का दावा किया।
यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक इस हमले के लिए अमेरिका से मिले विध्वंसक हाइमार्स रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दो पक्षों के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत को जिसने भी देखा वो सहम गया, क्योंकि मामूली विवाद में वहां बीच सड़क पर जमकर डंडे चलाए गए और दोनों पक्षों के लोगों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे की जान लेकर ही मानेंगे। तस्वीरों में दिखा कि कई लड़के एक दूसरे पर डंडे से हमला करते दिखे। एक लड़का तो लोहे की रॉड के साथ नजर आया। इस दौरान एक लड़की चीख कर उन्हें छुड़ाने की गुहार लगाती दिखी। दोनों पक्षों के लोग बीच सड़क पर काफी देर तक मारपीट और हंगामा करते रहे। इस बीच भीड़ में किसी ने पुलिस के आने का शोर मचाया, जिसके बाद लोग वहां से भागते दिखे। बताया गया कि दोनों गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद उन्होंने बीच सड़क पर बवाल कर दिया। हालांकि इस मारपीट के बाद दोनों ही तरफ से एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। उधर तमिलनाडु के नागपट्टनम में बीच सड़क पर हुई दो लड़कों की पिटाई से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आरोप लगा कि एक मोटरसाइकिल पर आए लड़कों ने पहले उन दोनों की गाड़ी को रोका और फिर उन पर हमला बोल दिया और इसके बाद उनके दूसरे साथी भी वहां आ गए और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। वहां के नागपट्टनम से आए एक वीडियो में कुछ लड़के उस गाड़ी में सवार एक लड़के को पीटते दिखाई दिए। इसके बाद उस गाड़ी से दूसरा लड़का उतरा और उन लोगों ने उसे भी लात घूंसे मारने शुरू कर दिए। 5 से 6 लड़के उसे बेरहमी से मारते दिखाई दिए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इसके बावजूद वो लड़के रुके नहीं, बल्कि उसकी जान लेने पर उतारू हो गए। इस दौरान एक लड़का दौड़ते हुआ आया और उस गाड़ी के शीशे पर लात मार दी, लेकिन जब वो शीशा नहीं टूटा तो उसने पत्थर मारकर उसे तोड़ दिया। इसके बाद बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। 10-15 लड़कों के झुंड ने उन दो लड़कों को घेर कर बुरी तरह मारा। इसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए। बताया गया कि किसी मामूली विवाद पर उन लोगों के बीच विवाद हुआ और बात मारपीट तक पहुंच गई। इस बीच पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कश्मीर के गुलमर्ग में क्रिकेट खेलते नजर आए, लेकिन इस बार उन्होंने मैदान में नहीं बल्कि गुलमर्ग की सड़क पर क्रिकेट खेला और इसी वजह से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्योंकि उस वीडियो में वो सड़क पर ही अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाते नजर आए। इस वीडियो में दिखा कि उन्होंने क्रिकेट खेलते कुछ लोगों को देखकर अपनी कार रुकवाई और उनके साथ क्रिकेट खेलने उतर पड़े। हम खेले बैट हाथ में पकड़ते ही सचिन ने वहां एक से बढ़कर एक शॉट मारे। इस बीच गेंदबाजी कर रहे लड़के ने एक शानदार गेंद डाली तो सचिन तेंदुलकर ने उसकी तारीफ भी की। अब खेलते हो? लगातार शॉट मारते सचिन को जब कोई आउट नहीं कर पाया तो उन्होंने गेंदबाजों के लिए ये काम थोड़ा आसान कर दिया। उन्होंने बैट को उल्टा पकड़ा और बैट के हैंडल को जमीन की तरफ कर दिया। ये आउट करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने उल्टे बैट से भी गेंद को उसी अंदाज में खेला। इसके बाद उन्होंने उन सभी लोगों के साथ खुद सेल्फी भी ली। इस दौरान उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी साथ नजर आई। इधर अमेरिकी निवेश कंपनी जेफरीज ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की तारीफ की। अमेरिकी निवेश कंपनी जेफरीज ने दावा किया कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही जेफरीज ने अनुमान लगाया कि 2030 तक भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप बढ़कर 10 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगा। मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार एक दिन की गिरावट के बाद बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सबसे ज्यादा तेजी आईटी, मेटल, ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली। इसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 535 अंक चढ़कर 73,158 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 162 अंकों की तेजी के साथ 22,217 के स्तर पर पहुंच गया। जापान का शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया और इसकी वजह से उसके बेंचमार्क इंडेक्स निकेई ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जापान में चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में भारी तेजी की वजह से वहां के शेयर बाजार का इंडेक्स निकेई 39,000 के पार बंद हुआ। उधर अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक भारी भरकम घोड़े के रेस्क्यू का वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए। बताया गया कि वो घोड़ा एक फार्म हाउस के गार्डन में मौजूद एक गड्ढे में गिर गया था और इसके बाद रेस्क्यू टीम ने उस घोड़े को बांधकर बाहर निकाल लिया। वो घोड़ा इतना भारी था कि उसके रेस्क्यू के लिए एक क्रेन वहां बुलानी पड़ी। इसके बाद एक रस्सी उसके शरीर पर बांधी गई, जबकि दूसरी रस्सी से उसका मुंह बांध दिया गया और फिर क्रेन की मदद से उसे खींचकर बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही वो घोड़ा बाहर आया, उसने मचलना शुरू कर दिया। ऐसे में रेस्क्यू टीम ने पहले उसे शांत करवाया और फिर उस घोड़े को उसके मालिक को सौंप दिया। बताया गया कि 600 किलो का वो घोड़ा दौड़ते हुए अचानक उस फार्म हाउस में हुए उस गड्ढे में गिर गया था। इसके बाद तुरंत रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उसे सही सलामत बाहर निकाला। इधर हरियाणा के रेवाड़ी में गाय के हमले का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक गाय ने एक बुजुर्ग पर अचानक हमला कर उन्हें जमीन पर पटक दिया और इसके बाद तो वो छुड़ाने पर भी उन बुजुर्ग को छोड़ने को तैयार नहीं दिखी।
तस्वीरों में दिखा कि कुछ लोगों ने डंडों की मदद से उस गाय को भगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कई कोशिशों के बाद भी गाय जमीन पर पड़े बुजुर्ग से दूर नहीं हटी, बल्कि एक बार तो उसने उन लोगों को ही दौड़ा दिया। डर के मारे वो लोग भी पीछे हट गए। एक आदमी ने गाय की तरफ पत्थर फेंका, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच किसी ने पानी मंगाकर गाय पर डालने की बात कही, लेकिन ऐसा करने से पहले ही गाय ने एक बार फिर नीचे पड़े बुजुर्ग को रौंद दिया। बताया गया कि गाय के इस हमले में वो बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए। इस बीच उत्तर प्रदेश के आगरा में देसी शराब की एक दुकान खुलने पर महिलाओं ने ऐसा बवाल किया कि उसका वीडियो सुर्खियों में आ गया। उन महिलाओं ने पहले तो उस दुकान के सामने जाकर हंगामा किया और फिर उस दुकान पर ही धावा बोल दिया। वो महिलाएं उस दुकान के अंदर घुसकर शराब की पेटियां बाहर ले आईं और फिर उन्हें जमीन पर पटककर फोड़ दिया। इस दौरान उन महिलाओं ने शराब की बोतलों में आग लगाने की कोशिश भी की। काफी देर तक वो महिलाएं शराब की उस दुकान में तोड़फोड़ करती रहीं। इसके बाद एक एक कर वो उस दुकान से शराब की सारी पेटियां बाहर ले आईं और उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और वो महिलाओं के हंगामे को देखकर हैरान रह गए। उन महिलाओं ने आरोप लगाया कि देसी शराब की नई दुकान खुलने के बाद उनके पति और बच्चों ने शराब के नशे में कई बार उनके साथ मारपीट की। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यही वजह रही कि कई महिलाओं ने वहां पहुंचकर हंगामा कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और उन महिलाओं को शांत करवाया। ब्रेकिंग न्यूज है बंगाल से। ईडी ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख को चौथी बार समन्स भेज दिया। ईडी ने शाहजहां शेख को 29 फरवरी को दफ्तर में पहुंचने के लिए समन्स भेजे। राशन घोटाले में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख इस वक्त फरार हैं। इससे पहले ईडी की एक टीम जब 5 जनवरी को संदेश खाली में शाहजहां शेख के ठिकाने पर पहुंची थी तो उस पर हमला हो गया था। आशिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, अब इसके बाद क्या होगा? अब देखिए 3 सम्मन भेजे जा चुके हैं। इसके पहले जब शेख शाहजहां नहीं आए पूछताछ के लिए, आपको ये भी बता दें कोर्ट का रुख इख्तियार जरूर किया था शेख शाहजहां ने, जहाँ पहली बार ये आवेदन दिया था कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाए, अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। जब कोर्ट से तल्ख टिप्पणी के बाद केस वापस ले लिया था, उसके बाद अग्रिम जमानत की कोशिश भी कर चुका है शेख शाहजहां, जहां कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि उसे बाहर आकर के आत्मसमर्पण करना चाहिए। और सीबीआई की तरफ से जो जज थे उन्होंने बिन लादेन से तुलना कर दी कि वहीं पर छुपा है और बिन लादेन की तरह ऑडियो जारी कर रहा है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन ईडी से पूछताछ में शामिल नहीं हो रहा है और ना ही पुलिस के सामने आकर के आत्मसमर्पण कर रहा है शेख शाहजहां किशोर। शुक्रिया आशिका आपका। उधर पंजाब के लुधियाना में 2 परिवार बीच सड़क पर ऐसा भिड़े कि उन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। वहां एक दंपति में चल रहे विवाद को लेकर उनके परिवार वालों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि लड़की के परिवार वाले लड़के के घर झगड़े को सुलझाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। तस्वीरों में दिखा कि धक्का मुक्की करते हुए वो लोग मकान से बाहर सड़क पर आ गए। इस लड़ाई में महिलाएं भी शामिल दिखी। एक महिला और एक आदमी ने मिलकर दूसरे पक्ष के एक आदमी की शर्ट उतार दी। इससे भड़के एक बुजुर्ग ने उन पर डंडे से हमला कर दिया। दोनों परिवारों में बीच सड़क पर हुए इस झगड़े को देखकर आसपास के लोग भी हैरत में पड़ गए। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद मामला शांत हो गया। भांजे साडे दी ते ओ कुड़ी दा आपसी जो शुरू तो चलदा डिस्प्यूट चलदा पिया सी, झगड़ा जा हुंदा ही। लेकिन जब लड़की पक्ष के लोग इस झगड़े को सुलझाने के लिए लड़के वालों के घर पहुंचे तो उनके बीच लड़ाई हो गई। उधर रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का प्री वेडिंग कार्यक्रम गुजरात में होगा। यह समारोह 1 मार्च से 3 मार्च तक जामनगर में आयोजित होगा। अनंत अंबानी की शादी राधिका मर्चेंट से हो रही है। वो कारोबारी वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं। अनंत अंबानी के प्री वेडिंग समारोह में दुनिया भर से कई खास मेहमान शिरकत करेंगे। मेहमानों की लिस्ट में फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स और एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कतर के प्रधानमंत्री, स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप, ये सब भी अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में आने वाले मेहमानों की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा कई बड़े फिल्मी सितारे भी इस समारोह में शामिल होंगे। आसमानों से अकड़कर ये ज़मीं गर देखना, आसमानों से अकड़कर ये ज़मीं गर देखना, मशवरा इतना सा है बेहद संभल कर देखना। 100 बात के बाद कही सूरज ने जालिमों के कान में बेबस हवा ये कह गई, जल्द ही लौटूंगी मैं बनकर बवंडर देखना। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की बात।